नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचयन में से श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति कहानी पर चर्चा करेंगे। आज इसका दूसरा भाग है। पहला भाग आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब तक की कहानी का एक सार बता दूं। लेखक और उनके छोटे भाई अपने बड़े भाई की चिट्ठियों को मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक कुआं पड़ता है, उनकी चिट्ठियां उसमें गिर जाती हैं। तो लेखक चिट्ठियों को कुएं में से निकालने की योजना बनाते हैं। उसके अंदर एक सांप था, फिर भी उस सांप से लड़कर उन चिट्ठियों को उठाने के लिए वो ठान लेते हैं। वो कुएं में उतरते हैं और किस प्रकार आगे जाते हैं, कैसे वो सांप से लड़कर वो चिट्ठियां निकालकर मक्खनपुर डाकखाने में डालते हैं। चलिए आज की कहानी में देखेंगे। कहानी की ओर चलते हैं, स्मृति की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कहानी है स्मृति और कहानीकार हैं श्री राम शर्मा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के साथ आसन पर बैठा था। संपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। लेखक जब चिट्ठियां उठाने के लिए कुएं में उतरने लगे तो उनका भाई रोने लगा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सांप लेखक को डस ना दे। लेकिन लेखक ने अपने छोटे भाई को आश्वस्त कराया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि डंडे से इसके पहले भी उन्होंने कई बार सांप को मारा हुआ था। अब जब वो नीचे उतर रहे थे उस धोती के सहारे, जिसे उन्होंने रस्सी के समान बांधा हुआ था, उन्होंने देखा कि सांप नीचे फन फैलाए तैयार खड़ा था, लेखक पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा था। अब वो 4-5 गज ऊपर रहे होंगे तो उन्हें दिखाई दिया कि सांप की पूंछ तो धरती पर थी, लेकिन उसका आगे का भाग ऊपर फन फैलाकर अपने दुश्मन को डसने के लिए तैयार खड़ा था। अब क्योंकि सांप के ऊपर डंडा बीचों बीच लटक रहा था, जिस प्रकार एक सपेरा बीन बजाकर सांप को नचाता है, उसी प्रकार ये डंडा उस सांप को इधर उधर हिला रहा था। डंडे को देखकर सांप इधर उधर हिल रहा था। लेखक के पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो रस्सी यानी वो धोती और डंडा बीचों बीच लटक रहे थे उस कुएं के। लेखक को उस कुएं के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी।
मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। ये जान लेना जरूरी है कि कच्चे कुएं का व्यास यानी डायमीटर बहुत कम होता है, 1.5 गज से ज्यादा नहीं होता। अब गज आप लगभग 1 मीटर रख सकते हो, तो 1.5 मीटर से ज्यादा उसका डायमीटर यानी व्यास नहीं होता। लेखक जहां भी कूदते, सांप से जितना भी दूर कूदने की कोशिश करते, 2 फुट से ज्यादा उन दोनों के बीच दूरी नहीं हो सकती थी, और ऐसे में वो सांप उन पर आक्रमण कर सकता था, उन्हें डस सकता था। तो उन्हें बीचों बीच ही उतरना था, कुएं के बीचों बीच ही उतरना था, क्योंकि उनकी रस्सी बीच में ही लटक रही थी। अब ऊपर से सांप को मारा नहीं जा सकता था, रस्सी पर टंग कर सांप को मारा नहीं जा सकता था, तो नीचे तो उतरना ही था उन्हें। अब तक उन्होंने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यानी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो उस सांप से लड़कर चिट्ठियां ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि वो जरूर वहां पर उतरेंगे। वो धीरे धीरे अपने धोतियों के सहारे नीचे उतरने लगे। उनकी एकाग्र चित्तता बढ़ती ही गई, यानी कंसंट्रेशन बढ़ता गया। वो देख रहे थे कि सांप कहां पर है, उसका फन किस तरफ है, कितनी दूर उनको कूदना चाहिए, कितनी दूर वो कूद पाएंगे उस सांप से ताकि वो बच सके। तो उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने धोती को दोनों हाथ से पकड़कर अपने पैर कुएं के बगल में लगा लिए। यहां पर लेखक की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। तो उन्होंने तय कर लिया था कि सांप से लड़कर चिट्ठियां उठानी है। तो सांप से कैसे बचा जाए, इसके उपाय वो ढूंढ रहे थे, वो सोच रहे थे क्या किया जाए। तो पहला उपाय उन्हें यही सूझा कि कुएं के बगल में पैर रखकर फिर दूसरी तरफ अगर वो कूदेंगे तो शायद सांप से बहुत दूर कूद पाएंगे। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। जैसे ही लेखक के पैर दीवार पर लगे, वहां से थोड़ी मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। सांप को लगा कि शायद वहां पर कोई उतरा है, तो सांप ने वहां पर मुंह मारा। लेखक के पैर दीवार से हट गए और उनकी टांगें लटक गईं। लेखक अभी भी लटके हुए थे रस्सी से, यानी धोती से, लेकिन कुएं के अंदर कैसे उतरना है इसका एक ढंग उन्हें पता चल गया था। अब थोड़ा झूल कर उन्होंने अपने पैर कुएं के बगल में लगाए और अपने आप को धक्का दिया और कुएं की दूसरी ओर उतर गए, यानी अब वो सांप से थोड़ी दूर थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, सांप ने और लेखक ने। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा यानी जो अपनी आंखों से सुन सके। लेखक कहते हैं कि वो खुद भी चक्षुश्रवा हो रहे थे, यानी इतनी ध्यान से देख रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो वो अपनी आंखों से सुन रहे हों। वे सांप को देख रहे थे, वो जहां पर हिल रहा था वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था बाकी सारी इंद्रियां सुन्न हो गई हैं और सबने अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप लेखक के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस आशा से वो कुएं में उतरे थे वो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम यानी ऐसा कार्य जो नामुमकिन हो, लेकिन लेखक को वो नामुमकिन मुमकिन करना था। वो कहते हैं कि अनुमान और भावी योजनाएं कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, यानी मनुष्य जो सोचता है, जो करने की सोचता है और ठानता है, जो योजना बनाता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सोच उसकी होती है वो गलत पड़ जाती है। जिस सोच से वो कुछ कार्य शुरू करता है, वो सोच उसकी गलत पड़ जाती है और पासा पलट जाता है।
मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं, यदि बहुत कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। लेखक आगे बताते हैं कि वो कुएं में उतर तो गए, लेकिन उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर डंडा चलाने के लिए जगह नहीं थी। अगर सांप को मारना हो, डंडा चलाना हो, तो उसके लिए काफी जगह चाहिए और वो वहां पर नहीं थी। अब सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, लेकिन ऐसा करना उनके लिए घातक हो सकता था। यदि फन ना दबे या उसके पास का भाग ना दबे तो सांप पलट कर वार करता, और यदि फन के पास दबा देते तो चिट्ठियां नहीं उठा पाते। लेखक ने देखा कि 2 चिट्ठियां सांप के पास थी और एक उनके पास थी। जरा उनकी और चिट्ठियां थी। अब लेखक तो चिट्ठियां लेने ही वहां कुएं में उतरे थे। सांप और लेखक दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। 4-5 मिनट हो गए थे, कोई हिल नहीं रहा था, लेकिन लेखक को लग रहा था कि उनका मोर्चा यानी उनका तरफ, उनका पलड़ा थोड़ा कमजोर था, क्योंकि अगर सांप उन पर झपटता तो जरूर डसता, और यदि वे उसे पकड़कर कुचल भी देते तब तक सांप इनको डसकर अपना जहर इनके शरीर के अंदर भर देता और दोनों ही मर जाते। तो सांप को मारकर भी कोई फायदा नहीं होता। उन्हें सांप को इस तरीके से मारना था कि सांप का जहर उनके शरीर में ना जाए और वे सांप से बचकर चिट्ठियां उठा पाए। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीर सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। चलिए समझते हैं। सांप और लेखक दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे। सांप ने अभी तक आक्रमण नहीं किया था, तो लेखक ने भी सांप पर आक्रमण करने का ख्याल छोड़ दिया। अब यह सवाल उठता था कि वे चिट्ठियां कैसे उठाएं। एक काम कर सकते थे, वो डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को अपनी ओर सरका सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर अगर सांप उस पर टूट पड़ता तो क्या करते। अगर वो चाहते तो सांप के मुंह की ओर कपड़ा डालकर उसे बांध भी सकते थे, यानी सांप को वश में ला सकते थे, लेकिन उनके पास तो सिर्फ कपड़ा, कुर्ता था जो उन्होंने पहना हुआ था, कोई कपड़ा नहीं था। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या
तो सांप को मारकर चिट्ठियां निकालते या सांप को कुछ भी ना करते, उसको छूते भी नहीं। कहते हैं कि पहला मार्ग यानी पहला रास्ता सांप को मारना थोड़ा कठिन लग रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरा रास्ता अपनाएंगे, यानी सांप को बिल्कुल छेड़े बगैर चिट्ठियां उठाएंगे। लेखक ने जैसे ही अपना डंडा सांप की ओर बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ और उसने डंडे पर वार कर दिया। डंडे पर जब वार किया तो लेखक घबरा गए, उनके हाथ से डंडा छूट गया और वो उछल पड़े, डर कर उछल पड़े। अब जब उन्होंने देखा मुड़कर उस डंडे को, तो वहां पर उस डंडे पर 3-4 जगहों में सफेद रंग का कुछ लगा हुआ था, यानी सांप का विष उस डंडे पर पड़ गया था। अब इससे पता चल रहा था कि सांप विषैला था। ये सर्टिफिकेट के समान था कि सांप के अंदर विष था और वो डसकर लेखक को मार भी सकता था। सांप ने 3-4 बार डंडे पर आक्रमण किया। ऐसे लग रहा था मानो डंडा अपमानित हो रहा हो। इसके पहले हमेशा डंडे ने ही सांप को मारा हुआ था। ये पहली बार हो रहा था कि कोई सांप डंडे को मार रहा था। या ऐसा भी हो सकता था कि डंडा सांप का मजाक उड़ा रहा हो कि सांप कुछ भी करेगा, डंडे को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। कुएं के अंदर सांप की फुसकार सुनाई दे रही थी। लेखक उछल रहे थे, धमाके से खड़े हो रहे थे, उसकी आहट सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर ऊपर खड़े हुए भाई को लगा कि शायद सांप ने लेखक को मार दिया, शायद लेखक की मृत्यु हो गई, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, और इस ख्याल से वो वहां बैठकर रोने लगा। लेखक कहते हैं कि सांप की फुसकार और उस धमाके से लेखक का साहस थोड़ा बढ़ गया। अब उनका डर थोड़ा कम हो गया। उन्होंने फिर से लिफाफे उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से आक्रमण किया, उस डंडे पर फिर से आक्रमण किया और उसे चिपट गया। लेखक के हाथ से डंडा छूटा तो नहीं, लेकिन लेखक ने उस डंडे को एक और पटक दिया। अब इससे क्या हुआ कि सांप गुंजल्क मारता हुआ, यानी अपने शरीर को एक गांठ की तरह मोड़ता हुआ मुड़ा और उसका पिछला भाग लेखक के हाथ में लग गया। बहुत ठंडा था। लेकिन इस बात का फायदा यह हुआ कि दोनों की जगह में अदल बदल हो गई। लेखक वहां पहुंच गए जहां पर सांप पहले था और सांप वहां पहुंच गया जहां पर लेखक पहले थे। अब इससे चिट्ठियां लेखक के पास आ गईं। लेखक ने चिट्ठियां उठाई, उसे धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई से कहा कि वो उसे ऊपर खींच ले। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक सांप से तो जीत गए थे, उन्होंने चिट्ठियां उठा ली थी, लेकिन अब उन्हें डंडा भी उठाना था। डंडे पर सांप बैठा हुआ था,
हाथ आगे बढ़ाकर यदि वे डंडा खींचते तो सांप वार कर देता। इसलिए लेखक ने क्या किया, कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और उसे दूसरी ओर फेंका। सांप उस तरफ झपटा और इस बीच उन्होंने डंडा निकाल लिया, लेकिन सांप ने फिर से वार किया। अच्छा हुआ डंडा बीच में था, नहीं तो सांप का विष लेखक के पैर पर लग सकता था। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थीं, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। लेखक ने डंडा तो उठा लिया था, अब ऊपर चढ़ना था। ऊपर 36 फुट उन्हें चढ़ना था। 15-20 फुट तो बिना पैरों के सहारे चढ़ा जा सकता था, लेकिन 36 फुट बहुत ज्यादा था और कोई चारा नहीं था। लेखक चढ़े हाथों के बल, पूरा ऊपर तक चढ़े, लेकिन सिर्फ 11 साल के थे और ऊपर चढ़ते चढ़ते इतने थक गए थे, इनकी हाथों में इतना दर्द हो गया था कि जैसे ही ऊपर पहुंचे, नीचे थोड़ी देर के लिए वो बेहाल होकर गिर पड़े। फिर अपने शरीर को झाड़ा, धोती कुर्ता पहना। लेकिन इस बीच जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, किशनपुर के लड़के ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस बात को वो किसी को नहीं बताएगा। यह बात कि उसने लेखक को कुएं से ऊपर आते हुए देखा था, वो किसी के सामने नहीं कहेगा। ऐसा करके लेखक और उनके छोटे भाई मक्खनपुर की ओर चले, चिट्ठियों को डाक खाने में डालने के लिए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। कई सालों बाद जब लेखक ने अपना मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को ये बात बताई। यह घटना घटी थी जब वो 11 साल के थे और उन्होंने अपनी माँ को शायद 14-15 साल की उम्र में बताई और माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, उनकी सुरक्षा करने के लिए अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। इतना दुलार किया उन्होंने। उस समय राइफल नहीं थी, सिर्फ डंडा था, और डंडे से शिकार करना राइफल से शिकार करने से कम रोचक और भयानक नहीं था। चलिए कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। कुएं के धरातल पर पैर रखने से पहले लेखक ने सांप का ध्यान बटाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? लेखक ने अपने आप को चक्षुश्रवा क्यों कहा है? लेखक और सांप के आसन में अदल बदल कैसे हुई? लेखक को कुएं से ऊपर पहुंचकर थकान क्यों हुई? छात्रों, इस कहानी की पूर्ति हो चुकी है। यानी कहानी 2 भागों में जो आपके सामने लेकर आई थी, उसको मैं पूर्ण कर चुकी हूं। कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस पाठ के अलावा भी अगर आपको कोई संदेह हो या अगर आप चाहते हैं कि कोई पाठ मैं आपके लिए वीडियो के रूप में लेकर आऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं विदा लेना चाहती हूं। नमस्कार।